सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं मनोज चोटिया रघुनाथ विद्यालय से पुनः आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे पादप उत्तक संवर्धन, अपना 16वां अध्याय। आज हम इसको यहाँ खत्म करेंगे। देखिए 3 टॉपिक बचे हुए अपने। सबसे पहले पादप उत्तक संवर्धन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, या अपन इस टॉपिक को यूं भी कह सकते हैं, आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है पराजिनी पादपों से संबंधित कृषि एवं औषधि विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां। उसके बाद में है पराजिनी पादपों के दुष्प्रभाव और पराजिनी पादपों की भावी संभावनाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पराजिनी पादपों से संबंधित कृषि एवं औषधि विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां। 6 उपलब्धियां मैंने बोर्ड पे लिखी है, तो आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक में एक एक प्रश्न बनता है। बोर्ड की परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी हैं, ये वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले कीट प्रतिरोधकता, दूसरा शाकनाशी प्रतिरोधकता, तीसरा नरबंधता उत्पन्न करना, चौथा फलों में विलंबित परिपक्वन, पांचवा पराजिनी पादप जैव किण्वक, और छठा रूपांतरित पुष्प रंगों युक्त पराजिनी पौधे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कीट प्रतिरोधकता। तो इसके ऊपर भी प्रश्न आया हुआ है 1 नंबर का बोर्ड की परीक्षा में, इसलिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है। क्या होता है? बेसिलस थुरिंजिनेसिस, जिसकी मैंने कल आपसे बात की थी। बेसिलस थुरिंजिनेसिस नामक जीवाणु, ठीक है, जिसे संक्षेप में अपन क्या कहते हैं? बीटी, बेसिलस थुरिंजिनेसिस या बीटी। और इससे प्राप्त जीन, ये सामान्यतः मृदा में पाया जाने वाला जीवाणु है, जिसकी पहचान सबसे पहले 1911 में की गई थी। उस समय इसकी खोज 4 सलब जातियों के लार्वा की मौत हो गई थी, ठीक है। और 1961 में अमेरिका में इसका जैव कीटनाशी बायोपेस्टिसाइड के रूप में पंजीयन किया गया था। इस जीवाणु में बीटी जीन पाया जाता है। कौन सा जीन? बेसिलस थुरिंजिनेसिस जीवाणु का नाम है, और इसमें पाए जाने वाले जीन को क्या कहते हैं? बीटी जीन। या आपको एक नाम और याद रखना है, इसको CRY क्राई जीन भी कहते हैं। किसमें पाया जाता है? बेसिलस थुरिंजिनेसिस में पाए जाने वाले जीन को क्राई जीन या बीटी जीन कहते हैं। तो यह जीन जब कपास के पौधे में स्थानांतरित कर देते हैं पादप उत्तक संवर्धन के प्रयोगों द्वारा या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा, तो फिर उसके बाद में जो गोलक सलब है यानी बोलवर्म है, वो उसके प्रति ये कपास का पौधा जो है वो कीट प्रतिरोधी हो जाता है। यानी अब ये गोलक सलब अगर कपास के पौधे को खाएगा तो क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु हो जाने के कारण अब वो गोलक सलब जो है वो इन पौधों के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। तो क्या हो गया? कीट के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाएगी। किसके द्वारा? बीटी या क्राई जीन, जो कि किससे प्राप्त हुआ? बेसिलस थुरिंजिनेसिस नामक जीवाणु से। वहां से इसको निकाल के कपास के पौधे में क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया। अब कपास के पौधे में या किसी भी पौधे में जब स्थानांतरित कर देते हैं, तो कल आपको बताया था कि जब 2 जातियों के जीनों का समावेश एक जाति के अंतर्गत कर दिया जाता है, तो उस प्रकार के पादप को हम क्या कहते हैं? पराजिनी पादप या पराजिनी जीव। तो उसके कारण क्या हो गया? कीट प्रतिरोधकता प्राप्त हो गई। दूसरा क्या है? शाकनाशी प्रतिरोधकता। देखिए शाकनाशी प्रतिरोधकता के अंतर्गत क्या होता है कि एक आवश्यक एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है। उस एमिनो अम्ल के संश्लेषण को निरोधित करके और मारने का कार्य किया जाता है। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट क्या है? एक आवश्यक एमिनो अम्ल है जो क्या करता है? शाकनाशी एक एंजाइम, एंजाइम का भी नाम लिखा हुआ है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि EPSPS का पूरा नाम लिखिए। तो EPSPS का पूरा नाम क्या है? 5 इनोल पायरविल सिकिमेट 3 फास्फोसिंथेटेज। याद रखना आपने को, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है इसका पूरा नाम। तो एक शाकनाशी एंजाइम 5 इनोल पायरुवेट सिकिमेट 3 फास्फोसिंथेटेज की क्रियाशीलता का दमन करता है। कौन? ग्लाइफोसेट। और ये दमन करने के कारण ये क्या होता है कि ये कई पादपों में ये एंजाइम जो है एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं उनके उत्पादन को प्रभावित करता है। तो ग्लाइफोसेट के प्रभाव को इस एंजाइम की सक्रियता के द्वारा कम किया जाता है। और उसके पश्चात टमाटर, पिटूनिया आदि पादपों में पराजिनी पादप
विकसित किए जाते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा, और महत्वपूर्ण प्रतिबल प्रतिरोधकता पादप विकसित किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा है नरबंधता उत्पन्न करना। तो ये भी अपने को याद रखना है, एक साल प्रश्न पूछा गया है। बार्नेज जीन, जीन का नाम क्या है? बार्नेज जीन किससे प्राप्त होता है? जैसे बीटी जीन किससे प्राप्त होता है? बेसिलस थुरिनजिनेसिस से। उसी प्रकार बार्नेज जीन किससे प्राप्त होता है? बेसिलस अमाइलोलिक वेफिशियज नामक जीवाणु से क्या प्राप्त होता है? बार्नेज जीन। और बार्नेज जीन का जब स्थानांतरण एग्रोबैक्टीरियम मध्यस्थता के द्वारा पादपों के अंतर्गत कर दिया जाता है, जैसे कि तोरई के पादप में किया गया है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे नरबंधे पादप विकसित होंगे। तो नरबंधे पादप विकसित होने का लाभ क्या है? तो आप लोगों को याद होगा, थोड़ी बहुत आनुवंशिकी आपने पढ़ी है मेंडल वाले पार्ट में। तो उसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं? सबसे पहले विम्पोषण की क्रिया करवानी पड़ती है। विम्पोषण की क्रिया का मतलब क्या है? पुंकेसरों को हटाना। तो यहाँ जब विम्पोषण की क्रिया नहीं करवानी पड़ेगी तो उसमें जो श्रम लगता है विम्पोषण की क्रिया करवाने में, वो श्रम उसकी क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। ठीक है, तो इससे नरबंधे पादप विकसित हो जाएंगे और फिर हम चाहे जैसा संकरण उसके अंदर करवा सकते हैं। तो अपने को याद रखना है, बार्नेज जीन किससे प्राप्त होता है? बेसिलस अमाइलोलिक फेसियज से नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। और ये जीन क्या करता है? पादपों में नरबंधता उत्पन्न करता है। उसके बाद में फलों में विलंबित परिपक्वन। देखिए टमाटर की एक किस्म विकसित की गई है जिसका नाम है फ्लेवर सावर। तो अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, फ्लेवर सावर क्या है? ठीक है, तो फ्लेवर सावर टमाटर की एक किस्म है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? पॉलीग्लैक्टुरोनेज एंजाइम क्या करता है? कोशिका भित्ति को अपघटित करने का कार्य करता है। तो पॉलीग्लैक्टुरोनेज की सक्रियता को कम करके क्या करते हैं? या यो कह सकते हैं कि जो टमाटर की कोशिका भित्ति है उसको मजबूत बना के और उसको इस प्रकार का बनाया जा सकता है कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। ज्यादातर क्या देखते हैं अपन कि टमाटर जैसे फल है वो क्या होते हैं? जल्दी अपघटित हो जाते हैं, तो वो लंबे समय तक चले। और ये फ्लेवर सावर जो है वो आपको बताऊं कि इस प्रकार की किस्म तैयार की गई है कि अगर दीवार पे हम गेंद की तरह उसका टप्पा मारे तब भी वो खराब नहीं होगा। तो इस प्रकार की किस्म क्या है? फ्लेवर सावर है टमाटर की। और ये पॉलीग्लैक्टुरोनेज एंजाइम को निष्क्रिय करके ये प्राप्त किया गया है। उसके बाद में पराजिनी पादप जैव किण्वक। एक प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया कि आणविक कृषि किसे कहते हैं? एक साल प्रश्न आया हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है आणविक कृषि किसे कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा इस प्रकार के पादप विकसित करना जिनसे हम द्वितीयक उपापचयी पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहलाता है? आणविक कृषि कहलाता है। आणविक कृषि किसे कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी तकनीक के द्वारा इस प्रकार के रूपांतरित पादप प्राप्त किए जाते हैं जिनका जैव किण्वकों की तरह उपयोग में लिया जा सकता है, या साधारण भाषा में कहें तो उनसे विशेष प्रकार के पदार्थ उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे गोल्डन राइस विकसित करना। गोल्डन राइस क्या होता है? राइस यानी चावल। चावल से अपने को क्या प्राप्त होता है? केवल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, लेकिन रामदाने ग्रेन एमरेंथस का जीन चावल के पौधे में स्थानांतरित करके और उसके द्वारा क्या करते हैं? विटामिन भी प्राप्त किया जाता है। विटामिन ए भी चावलों से प्राप्त हो जाता है। तो पादप की क्या होगी? गुणवत्ता बढ़ गई। इसी प्रकार सुपर पोटैटो, खाद्य टीके, जैव अपघटनीय प्लास्टिक, महत्वपूर्ण औषधियां और उपापचयी अभियांत्रिकी प्राप्त की जा सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आणविक कृषि। रूपांतरित पुष्प, रंगोयुक्त पराजिनी पौधे। देखिए नीदरलैंड जो देश है वहां अधिकतर पुष्पों का कारोबार होता है। वहां ज्यादातर ट्यूलिप पुष्प प्राप्त होते हैं और पिटूनिया के पुष्प प्राप्त होते हैं, लेकिन उनका रंग जो है वो नीला होता है, केसरिया नहीं होता। लेकिन उन वैज्ञानिकों ने क्या किया? अलग अलग जैसे मक्के के पौधे से जीन स्थानांतरित करके पिटूनिया में डाल दिया और पिटूनिया में केसरी रंग के पुष्प भी उन्होंने प्राप्त किए। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे गुलाब अपन देखते हैं लाल गुलाब प्राप्त होता है, ठीक है, तो गुलाब में अलग अलग पादपों के जीन स्थानांतरित करके नीला गुलाब, सफेद गुलाब, पीला गुलाब, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के पादपों से विभिन्न प्रकार के रंगों के पुष्प प्राप्त किए जाते हैं। रंग को निर्धारित करने वाले जीन का स्थानांतरण इन पादपों में करके और विभिन्न प्रकार के रंगों युक्त पादप
तैयार किए जाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, रूपांतरित पुष्प रंगों युक्त पराजिनी पौधे। उसके बाद में अपना टॉपिक है पराजिनी पादपों के दुष्प्रभाव। ये जो अपन पराजिनी पादप प्राप्त कर रहे हैं, तो इनके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, केवल आप सुन लीजिए और अपनी किताब से पढ़ लेना। एक तो क्या होता है कि जब हम पराजिनी पादप विकसित करते हैं, तो उनके समानांतर जो पौधे होते हैं पर्यावरण में जो अपने आप उगते हैं, उन जंगली जातियों को क्या होता है, खतरा होता है। दूसरा, अत्यधिक प्रतिरोधकता युक्त पादप प्राप्त करने से फसलों में नई महामारियां, बीमारियां उत्पन्न होने का संकट हो जा सकता है। तीसरा, पराजिनी फसलों के उत्पादन के उपयोग से उपयोगकर्ता में नए प्रकार की एलर्जी की संभावना बनती है। चौथा, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों, वायरसों आदि के जीवों का अन्य महत्वपूर्ण पादपों में समावेशित होने की संभावना बनी रहती है। प्राकृतिक जैव विविधता जो है उसके नष्ट होने का खतरा होता है, और कृषि के तरीकों पर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। तो ये क्या है, इसके दुष्प्रभाव। एक साल पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो पॉइंटों के रूप में अपने को इसके दुष्प्रभाव लिखने। और फिर है पराजिनी पादपों की भावी संभावना, और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है भविष्य के अंतर्गत। तो भविष्य के अंतर्गत क्या हो सकता है, सबसे पहले जो अपनी धान्य फसल है, गेहूं, चावल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसमें होता है, केवल दलहनी पादपों में होता है, दाल युक्त पादपों में होता है। तो अगर इन पादपों में हम क्या करें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीन स्थानांतरित कर दें, तो इन पादपों के द्वारा भी क्या होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया होने लगेगी, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजनी उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाएगी। दूसरा, अपन जानते हैं प्रकाश संश्लेषण वाला पार्ट अपन ने पढ़ा था, C3 और C4 दो प्रकार के पादप होते हैं, और C4 पादप जो है वो अधिक दक्ष होते हैं। तो C4 पादपों का जीन स्थानांतरित C3 में कर दें, तो उनसे क्या होगा, अधिक उत्पादन प्राप्त होने लगेगा। और तीसरा, पर्यावरण मित्र पादप भी विकसित किए जा सकते हैं, जो मृदा, जल आदि के प्रदूषकों को स्वयं ही क्या करें, अपघटित करने की क्षमता रखते हो। तो इस प्रकार पर्यावरण मित्र पादप भी अपन उगा सकते हैं। और चौथा, सब्जियां और जो फल पकते हैं, तो उनके पकने के समय में भी परिवर्तन किया जा सकता है, और पकने के समय में परिवर्तन करने से क्या होगा कि मौसमी निर्भरता को कम किया जा सकता है। तो ये क्या है, पराजिनी पादपों की भावी संभावनाएं। चार संभावनाएं मैंने आपको बताई। सबसे पहले, जो धान्य पादप है उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीन स्थानांतरित कर सकते हैं। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में C3 पादप है उनको C4 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषकों को अपघटित करने वाले पादप विकसित किए जा सकते हैं, जिससे मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण को रोका जा सके। और चौथा, फलों एवं सब्जियों के परिपक्वन समय में परिवर्तन करके और मौसमी संभावना दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये पराजिनी पादपों के भावी संभावनाएं हो गई, और इसी के साथ अपना ये अध्याय जो है वो भी समाप्त होता है। धन्यवाद।